डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष का मुख्य गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस पेपर के अंतर्गत हमने आज तक 1 से लेकर 7 इकाई हम पढ़ चुके हैं, जिसकी बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 8 की। इस इकाई को जैसे हमने कहा कि 4 खंडों में विभाजित कर चुके हैं। प्रथम भाग की रूपरेखा हमने देख ली है, जिसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी, प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी की विशेषताएं, ये सारी बात हम अगले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम भाग 2 की बात करने जा रहे हैं। भाग 2 उसकी रूपरेखा की अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी की अभिनेता की विशेषताएं हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अभिनेता जो है तो संवादों की नाटकीयता, अभिनय किसी भी नाटक को अगर उसका अभिनय करना हो मंच के ऊपर तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है संवादों की नाटकीयता, चरित्रों की स्पष्टता और विविधता। चरित्र में उसकी स्पष्टता होनी चाहिए और विविधता होनी चाहिए। हास्य व्यंग्य के माध्यम से मंचन में उसका जो प्रयोग है हास्य व्यंग्य का, वो मंच में सरल तरीके से करना चाहिए। मंच सज्जा और पोशाकों की सरलता, और अंत में है प्रासंगिकता और दर्शक अपील। ये सारे मुद्दे हैं अंधेर नगरी की अभिनेता जो है उसकी जो विशेषताएं हैं, उसको हम आगे देखने वाले हैं और अंत में आएगा निष्कर्ष। भाग 2 यहाँ पर पूर्ण होगा। भाग 3 में हम जो बात देखने वाले हैं उसमें अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें एकांकिक की संरचना, हास्य और व्यंग्य का कुशल प्रयोग, चरित्र चित्रण में प्रतीकात्मकता, संवाद प्रधानता, घटनाओं की सघनता और गति, दृश्य संरचना की सरलता, लोक तत्वों का समावेश, नैतिक संदेश का समावेश, यह आएगा भाग 3 में और अंत में निष्कर्ष। और भाग 4 में सारे पात्र जो है उनका हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे कि नाटक में पात्रों के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाह रहे हैं, जिसमें गुरु, चेला, राजा, कसाई, सेठ, सारे पात्र, आप जल्लाद, राजा का सिपाही और आम जनता, अन्य पात्र जो है उन सारे पात्रों की बात हम भाग 4 में करेंगे। आज हम लेने वाले हैं भाग 2। भाग 2 की अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी की अभिनेता की विशेषताएं। जब अंधेर नगरी नाटक जो है 1881 में लिखा गया था, तब से लेकर आज तक कई बार इसका मंचन हो चुका है और आज भी इसका मंचन लगातार होता ही जा रहा है, क्योंकि आज भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है। तो कोई भी कृति प्रासंगिक तब होती है जब आज भी, जब लेखक ने उस समय लिखा था, समाज की जो स्थिति उस समय थी वही स्थिति समाज की अगर आज भी देखने को मिलती है तो उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। दूसरा है कि मंच पर मंचित करने के लिए उस समय जो लिखा गया था, नाटक के जो सारे तत्व हैं वो उसमें समाहित है या नहीं है। मंच पर अगर आपको नाटक उसका मंचन करना हो तो मंचन करने के योग्य नाटक लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो अंधेर नगरी जो है उसकी अभिनेता करने के लिए उसकी जो विशेषताएं हैं वो सफल रूप, उसकी सफलता हमें आज भी देखने को मिलती है, क्योंकि आज भी उसका सफल मंचन किया जा सकता है। तो उसकी सफलता की विशेषताएं क्या है उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहला है संवादों की नाटकीयता। संवाद जो है वो नाटकीयता उसकी देखते ही बनती है। जैसे नाटक के संवाद सहज, व्यंग्यात्मक, नाटकीय है, जिन्हें मंच पर बोलना और अभिनय करना सरल और प्रभावशाली होता है। जैसे टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यह संवाद केवल हास्य पैदा करता है, केवल हास्य पैदा नहीं करता है लेकिन बल्कि बाजार व्यवस्था की आलोचना भी करता है। वहाँ की जो बाजार व्यवस्था है उसकी आलोचना भी करता है। सारी चीज़ों के दाम एक समान हैं, अगर कोई चीज़ है उसका मूल्य जो है उसका सब एक समान ही है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, मिठाई का भी दाम वही है और भाजी यानी सब्जी वगैरह है उसका दाम भी उसके समान ही है। तो यह सिर्फ हास्य के साथ साथ उसके ऊपर कड़ा व्यंग्य भी करता है। यह जो पंक्ति है केवल हास्य ही नहीं, कड़ा व्यंग्य भी करती है, कटाक्ष भी करती है। फिर हम आगे देखते हैं कि चूरन वाला है जो है, तो चूरन वाला जो अपना चूरन बेचता है तो उसके लिए उसका लहजा जो है, बोलने का लहजा, वो भी थोड़ा अलग है। जैसे चूरन वाला बोलता है कि मेरा चूरन जो कोई खाई मुझको छोड़ कहीं न जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पुरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया, ले चूरन का ढेर बेचा टका शेर। तो चूरन जो है वो भी टके शेर ही बिक रहा है।
तो हम देखते हैं कि संवादों की नाटकीयता, नाटक में जो संवाद दिए गए हैं उसमें नाटकीयता आपको देखने को मिलेगी। चूरन वाला जो है वो भी, उसका लहजा भी अलग है, हलवाई जो है उसका भी लहजा अलग है। तो जितने भी लोग बोलेंगे, राजा बोलते हैं, फिर नाटक में आगे जब बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो जब अपना उद्देश्य देते हैं तो सबका एक अलग लहजा है, और अपने लहजे के कारण वो जो पात्र है, जो पात्र नाटक में मंच पे आकर मंचन करता है, तो उस पात्र का एक अलग छवि हमारे मन में बनती है। तो सबसे पहला मुद्दा था संवादों की नाटकीयता। फिर आता है चरित्रों की स्पष्टता और विविधता। इसमें चरित्र अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे राजा, मंत्री, गुरु, चेला, कसाई, सेठ। ये सारे पात्र हमारे दिमाग में एक अलग छवि रखते हैं। जैसे जब हम देखते हैं तो अपनी विशिष्टताएं लिए हुए हैं, सारे पात्र अपनी विशिष्टताएं लिए हुए हैं, जिससे कलाकार को अभिनय की विविधता और स्वतंत्रता मिलती है। कोई भी कलाकार अगर इसका मंचन करने जा रहा हो तो मंचन करते समय पात्र की इतनी विविधता है कि उसको पात्र में अगर उतरना है, पात्र का रोल अगर निभाना है, उसका मंचन करना है तो आराम से कर पाएगा। इतने पात्रों की विविधता देखने को मिलती है। राजा का मूर्खतापूर्ण न्याय या गुरु की बुद्धिमत्ता मंच पर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। राजा जो है, जो न्याय सुनाता है, मूर्खतापूर्ण न्याय सुनाता है, तो उसका मंचन जब आपको करना हो स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर, तो आसानी से आप कर पाओगे। और उसके संवाद ऐसे हैं जो आपको मंचन करने के लिए, अभिनय निभाने के लिए आप आराम से उसको निभा पाएंगे। संवाद ही ऐसे है जो घटना को आगे लेते जाएंगे, और आपको वह जो रोल दिया गया है उसको निभाने के लिए आपको सरलता रहेगी। यानी कि एक तो हो गया राजा, और दूसरा है गुरु। गुरु के माध्यम से उसकी जो बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए जैसे संवाद दिए गए हैं, उसमें कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। जो गुरु जो है वो अपने शिष्य गोवर्धन दास को जब भिक्षा मांगने के लिए शहर में भेजते हैं, नगर में भेजते हैं, तो वो उनको उपदेश देते हैं। और उपदेश क्या है? तो वो बोलते हैं कि बेटा अधिक लोभ नहीं करना है आपको। आप अभी जा रहे हो भिक्षा मांगने के लिए तो अधिक लोभ करने की आवश्यकता नहीं है। लोभ पाप का मूल है। वह कहते हैं कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या में नरक निदान। अपने शिष्य को वह सचेत करते हैं कि आपको लोभ नहीं करना है। आगे जब शिष्य अंधेर नगरी से आता है भिक्षा मांग कर, और सारा दृश्य अपने गुरु को दिखाता है कि यह तो नगर ऐसा है जहाँ पर सारी वस्तुओं के दाम एक समान है, सबका मूल्य एक समान है। तब गुरु जो है वो उसको दूसरा उपदेश देते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कदेश में कवहू न कीजिए बास। दूसरा उपदेश यहाँ पर गुरु अपने शिष्य को देते हैं कि पहले कहा था कि आपको लोभ नहीं करना है, दूसरा वह कह रहे हैं कि ऐसा नगर जहाँ पर सारी चीज़ों के दाम एक समान हो, वहाँ पर हमें रहना नहीं चाहिए। तो ये जो संवाद है, संवाद जब चरित्र के द्वारा बोले जाएंगे तो चरित्र की स्पष्टता आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और विविधता भी देखने को मिल जाएगी। एक तरफ है राजा जो मूर्ख है, दूसरी तरफ है उसका चेला गोवर्धन दास जो लालची है, और तीसरी तरफ है गुरु जो बुद्धिमान है और बुद्धिमत्ता से अपना निर्णय लेता है। हास्य और व्यंग्य का मंचन में सरल प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि इनकी पंक्तियां ऐसे लिखी गई है, लेखक गद्यकार है, साथ में पद्य भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, तो बीच बीच में आपको कविताएं भी देखने को मिल जाएगी। अब ऐसी कविताएं, ऐसी पंक्तियां के कारण हास्य व्यंग्य का मंचन सरल हो जाएगा। आपको किसी के ऊपर व्यंग्य करना हो तो गद्य के से अधिक है कि व्यंग्य, आप पद्य की पंक्ति के द्वारा व्यंग्य करें। तो ऐसी पंक्तियां अगर आप बोलेंगे मंच के ऊपर तो आपका जो मंचन है वो सरल हो जाएगा, उसका प्रयोग सरल हो जाएगा। प्रहसन होने के कारण इसमें हास्य स्थितियां स्वाभाविक रूप से आती हैं जो दर्शकों को आकर्षित करती है। मतलब ये नाटक जो है वो प्रहसन है। अब प्रहसन की एक मुख्य विशेषता क्या है? हास्य और व्यंग्य। अब इसमें हास्य और व्यंग्य देखने को मिलता है, तो इसके कारण मंच पर सरलता से हास्य जो स्थितियां हैं वो उसमें आ जाती हैं। हास्यपूर्ण घटनाएं जैसे कि दोषी बदलते रहना और अंत में गुरु को फांसी देने की तैयारी, ये दृश्य दर्शकों में हंसी के साथ साथ सोच भी पैदा करते हैं। अब हमने देखा कि जो घटनाएं हैं एक के बाद एक, टोटल 6 दृश्य इसमें आते हैं, कुल मिलाकर 6 दृश्य हैं। अब सभी दृश्य जब आगे बढ़ते हैं तो दृश्य के साथ साथ
हास्य और व्यंग्य और तीखा होता जाता है। कटाक्ष जो है तीखा व्यंग्य उसमें किया गया है। तो जैसे जैसे घटनाएं बदलती हैं, आगे बढ़ती हैं, और दोषी जो सजा सुनाते हैं राजा, तो दोषी जो है बदलते रहते हैं। कोतवाल से लेके फिर चेले, गुरु अपने बच्चे को, शिष्य को बचाने के लिए वहां पर आते हैं, और वो स्वयं कहते हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, क्योंकि इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो वैकुंठ जाएगा। और अंत में, इस सारी घटनाओं के अंत में, राजा जो है वो स्वयं ही, क्योंकि राजा मूर्ख है, सोचता है कि इस समय फांसी पर चढ़ने से अगर वैकुंठ मिलेगा तो मैं स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाऊंगा। और वहां पर राजा फांसी पर चढ़ जाता है। गुरु जो है वो अपने चेले गोवर्धन दास को फांसी से बचा लेते हैं, और उसका जीव मतलब मरता नहीं है, उसको, शिष्य को अपने बचा लेते हैं। तो हास्य और व्यंग्य का मंचन सरलता से यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आपको इसका मंचन करना हो तो आप आसानी से इसका मंचन कर सकते हो। फिर है मंच सज्जा और पोशाकों की सरलता। यह नाटक ऐसा है जिसमें आपको मंच सज्जा करते समय अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। मतलब आज अगर हम देखें कोई भी नाटक का मंचन करना हो तो सबसे एक कठिनाई ये आएगी कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसके कारण आप एक अच्छा सा स्टेज तैयार कर सकें। जितना कम खर्चा होगा, नाटक उतना ही प्रभावशाली देखने को मिलता है, क्योंकि दर्शक जब आएंगे देखने के लिए तो उससे आपको एक निश्चित आमदनी भी होनी चाहिए। आमदनी होती है तो आपका खर्चा उससे निकल जाएगा। तो मंच की सज्जा जो है वह अधिक इतना बड़ा नहीं है कि आपके ऊपर इतना खर्चा आ जाएगा कि आप नाटक निभा ही ना सके, उसका मंचन कर ही ना सके। अब देखें तो इस नाटक की मंच सज्जा बहुत ही भव्य नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य दरबार, बाजार और शमशान, 3-4 जगहों की साज सज्जा पर्याप्त होती है। अब जो नाटक, जब कोई पात्र आपको दिखाया जाए, राजा हो या साधु हो या चेला हो, प्रधान हो या सेठ हो, तो इन सारे पात्रों के अलग पोशाक आपको देखने को मिलेंगे। तो पोशाक के भी पारंपरिक और प्रतीकात्मक हो सकती हैं, जिससे मंचन सरल और सस्ता होता है। हमने देखा कि मंचन सस्ता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जितना दर्शक जितने आए हुए हैं उससे इतनी आमदनी होती ही नहीं है और उल्टा आपका घाटा हो जाए। जब आप मंचन करते हो तो आपके 2 लक्ष्य होते हैं। एक, आप उस संदेश को आगे ले जाना चाह रहे हो, और दूसरा कि आपको कुछ उससे इनकम भी हो जाए, आपकी आमदनी भी उससे कुछ निकल आए। तो सरल सा मंचन उसमें आपको रखना है। और पात्रों का जो पोशाक है, राजा है तो उस प्रकार का पोशाक आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। साधु जो है तो उसका पोशाक भी अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे 4-5 अलग अलग पोशाक आप से ही आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। तो मंच सज्जा और पोशाकों की यहाँ पर सरलता देखने को मिलती है। आगे है प्रासंगिकता और दर्शक अपील। अब नाटक आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि भ्रष्टाचार, अराजकता, मूल्यहीनता आदि आज भी मौजूद है। इसलिए दर्शकों से जुड़ाव स्वाभाविक बनता है, जिससे अभिनय और प्रस्तुति दोनों प्रभावशाली हो जाते हैं। अब इस नाटक का अगर आपको अभिनय करना हो, इसका मंचन करना हो, तो इसकी जो कथा है वो कथा ऐसी होनी चाहिए जो आज के युग में भी प्रभावशाली हो, प्रासंगिक हो। अगर प्रासंगिक ना रहे तो उसको देखने के लिए कौन आएगा? अगर हमारे मन में उत्सुकता तब रहेगी जब कोई भी नाटक ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर आपको आनंद आए और साथ में आपको कुछ नया संदेश या नया सीखने को मिल जाए। अगर नाटक ऐसा ना रहा तो आपको दर्शक इतने नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दर्शकों से जुड़ने के लिए, उनके साथ अपना जुड़ाव बनाए रखने के लिए आपको एक ऐसा दृश्य निर्मित करना होगा, एक ऐसी घटना या ऐसी घटना प्रधान नाटक लाना पड़ेगा जिसका कथानक रोचक हो, और दर्शक जो है उसको देखने के लिए वहाँ पर आए। तो इस प्रकार घटना और कथानक प्रभावशाली होना चाहिए, और प्रासंगिक होगा तो दर्शक अपने आप सामने से कहेंगे कि हमें ये नाटक देखना है। तो दर्शकों की अपील पर आप इस नाटक का मंचन करने जा सकते हैं। अंत में आता है निष्कर्ष। अब भाग 2 की निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी की अभिनेता अत्यंत सशक्त है। यह नाटक हास्य व्यंग्य के माध्यम से गूढ़ सामाजिक संदेश देता है, और मंच पर इसकी प्रस्तुति दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ चिंतन भी देती है। इसलिए यह एक सफल और लोकप्रिय नाट्य रूप में बार बार मंचित किया जाता है। हमने बात की कि 140 से
ऊपर साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसका मंचन हो रहा है। अंधेर नगरी नाटक का नाट्य शिल्प अत्यंत प्रभावशाली, सरल, व्यंग्यपूर्ण और मंचन योग्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को एक प्रहसन के रूप में इसकी रचना की है। उसके नाटकीय शिल्प को ऐसा बनाया है कि यह पाठकों और दर्शकों को दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। केवल पाठक ही नहीं, दर्शक जब इस नाटक को देखने के लिए आएंगे, जब इसका मंचन हो रहा हो और देखने के लिए आएंगे, तो उसको भी केंद्रित करके लेखक ने यहाँ पर यह नाटक लिखा है। और जो दर्शक के रूप में ना हो, केवल पाठक के रूप में हो। आज हम इस कृति को पढ़ते हैं, पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं, तो पुस्तक के रूप में भी यह कृति जो है वह एक सफल नाट्य कृति मानी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने इस इकाई को 4 खंडों में विभाजित किया था। पहले खंड की बात अगले लेक्चर में हम कर चुके थे। दूसरे खंड की बात हमने इस खंड में विस्तार से की हुई है। आगे के लेक्चर में हम खंड 3 और 4 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप